यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जनरल असेंबली के तहत, और ये हुई है जून सन 2000। अब इसमें जो भी एक पर्चा तैयार किया गया था एजेंडे के तौर पर, उसमें जो सिफारिशात थी वो मैं आपको बता रहा हूं। इंपैक्ट एक सारा निकलता है लंदन से, उससे मैंने ये चीजें ली थी और अंग्रेजी ही में हमने एक दफा बड़ी तादाद में इसको शाये करके तकसीम भी किया था। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं क्या फैसले थे, क्या करना है। नाम उसका क्या था कॉन्फ्रेंस का? वीमेन 2000 जेंडर इक्वालिटी डेवलपमेंट एंड पीस फॉर द 21st सेंचुरी। प्रेपरेटरी डॉक्यूमेंट में नंबर 1, होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन करार दिया जाए। कोई जुर्म नहीं है, मर्द मर्द से शहवतदारी करे, अमल कौम लूत, ये कोई जुर्म नहीं, कोई हराम नहीं, कोई बुरी शय नहीं, नॉर्मल ओरिएंटेशन है, ये मिजाज है। एक शख्स जो है औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, एक मर्द से करना चाहता है, तुम्हें क्या एतराज है? होमोसेक्सुअल मैरिजेस को तस्लीम किया जाए, जो तस्लीम हो रहा है। यूरोप की कई रियासतों में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, अमेरिका की, यूरोप में तो पहले से है, स्कैंडिनेवियन मुल्कों में पहले से मौजूद है। नंबर 3, औरतें घर का काम काज करने से इनकार कर दें या उस पर वेज तलब करें, मजदूरी तौर में मेहनत दो तब काम करेंगे। ये चूल्हा झोंकना, ये रोटी पकाना, बर्तन धोना, ये इसके लिए हमें उजरत चाहिए, लेबर। नंबर 4, औरतें हमल और वज़े हमल की जो तकलीफ बर्दाश्त करें उस पर भी शौहर से उजरत ले। नंबर 5, अगर किसी वक्त किसी औरत की तबीयत आमादा ना हो हम बिस्तरी के लिए और शौहर मजबूर करे तो इसे मैरिटल रेप करार दिया जाए। यह ज़िना बिल जब्र होगा जिसकी सजा दी गई। शौहर और बीवी का मामला है, उस बीवी की तबीयत किसी वजह से आबादा नहीं है और शौहर इंसिस्ट कर रहा है तो यह मैरिटल रेप, शादीशुदा रेप, शादीशुदा लोगों के बाबैन ज़िना बिल जब्र शुमार होगा। नंबर 6, प्रोस्टिट्यूशन को एक बाइज्जत पेशा माना जाए और उनको प्रोस्टिट्यूट्स ना कहा जाए बल्कि सेक्स वर्कर्स, सेक्सुअल वर्कर्स। जैसे मर्द है वो अपनी जिस्मानी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा है, वो अब चला रहा है, रस्सी चला रहा है, या वो कहीं ईंटें ढो रहा है, कोई और दिमागी से इस्तेमाल कर रहा है, डॉक्टर बैठा है उसने लिख रहा है, फीस ले रहा है, औरत भी अपने जिस्म के एक उज़्व को इस्तेमाल कर रही है, तो वो सेक्सुअल वर्कर है और वो पेशा है और वो बाइज्जत है, उस पर कत्ल कोई कदर न हो। 7, विरासत और तलाक में बिल्कुल बराबरी, कोई फर्क नहीं। अब यह खास चीज तो मालूम होता है कि इस्लाम ही को हदफ बनाकर इन्होंने एजेंडे में शामिल किया है। इसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग, माशरती तामीर नौ। पुरानी तामीर, वो जो मौलाना रूम ने कहा था कि अगर कोई पुरानी इमारत है नई बनानी है तो पहले गिरानी पड़ेगी। अव्वला तामीरा वीरा कुलन, तो पहली तामीर गिराएंगे तो दूसरी बनेगी। लिहाजा ये सारा स्ट्रक्चर जो है सोशल, ये खत्म करके ये नई सोशल इंजीनियरिंग है जो हमें करनी है और इसका सबसे बड़ा टारगेट आलम इस्लाम है। अब इसमें दूसरी बात सुनिए, यह काम तो सन 2002 से, बल्कि इससे पहले 94 में, फिर 95 में, फिर 2000 में, ये 3 कॉन्फ्रेंस हुई। एक अब नया आया है शोशा, और वो क्या है? रैंड कॉर्पोरेशन है अमेरिका की, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। इसकी सिफारिशात जो है वो महकमा दिफा को जाती है, खारजा महकमे को जाती है, और इन थिंक टैंक्स के मशवरों पर और तजावीज पर लोग अमल करते हैं। हुकूमत जो है उनको गौर से देखती है, अमल करती है। अब उन्होंने मुसलमानों का तज्जिया किया है कि मुसलमान 4 किस्म के हैं, सब एक तरह के नहीं है। बहुत गौर से सुनने की बात है, 80 सफ़हात की रिपोर्ट है, जिन हज़रात के पास है इंटरनेट वगैरह का वो निकाल सकते हैं, पढ़े पूरी की पूरी। मैं खुलासा दे रहा हूं। कहते नंबर 1 है फंडामेंटलिस्ट, और फंडामेंटलिस्ट वो हैं कि जो इस्लाम को सिर्फ मजहब नहीं दीन समझते हैं। तो ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ अकीदे, इबादत और रसूमात का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, एक निजाम है, इज्तिमाई निजाम है। कहा ये हमारे दुश्मन नंबर 1 है, इन्हें हमने हर कीमत पर खत्म करना है। दे आर द बिगेस्ट चैलेंज टू आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर सिस्टम, हमारी तहजीब उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट है, रिवायत पसंद। ये हमारे उलमा जो काल अल्लाह काल रसूल में है, फिक़ह हनफी पढ़ रहे हैं, या कोई अहले हदीस है तो कुछ और चीज पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। इनका असल जो मशगला है वो दारुल उलूम है, पढ़ना पढ़ाना है, मसाजिद में खुतबा देना है, इमामत करानी है। इससे आगे का इनके सामने खुद तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है, दे आर नो चैलेंज टू अस। लेकिन अगर कभी वो फंडामेंटलिस्ट के साथ मिल गए तो फिर बहुत खतरनाक है। क्यों?
ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے, جلسہ ہو رہا ہے. چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے, اشتہار ہے, پوسٹر ہے, فلاں ہے, چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو. اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں نہا دھو کر, کپڑے بدل کر, اچھے عطر بھی لگا کر آ رہے ہیں, کچے دھاگے سے بدے ہوئے, تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے. یہ اگر فنڈامنٹل کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے. لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولا تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو, اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلکی اختلافات ہیں, فرقے وارانہ اختلافات ہیں, ان کے اندر بزی رکھو, شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناظرے بازی میں لگے رہیں. تیسرے انہوں نے کہا ماڈرنسٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کمپیٹیبل بنا رہے ہیں. ان کی مدد کرو, انہیں سپورٹ کرو, انہیں پیسہ دو, اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندوبست کرو. اس لیے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں. ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا, بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں. تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے. آج کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے, لاؤ انہیں اس کو. اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا اعلی کار ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو, سپورٹ کرو, اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپوژر دو. چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکولرسٹ, پہلے ہی سے ہمارے ہیں, ہماری جیب میں ہے, وہ تسلیم کر چکے ہیں, ہضم کر چکے ہیں کہ نظام کا, زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا. تو یہ تو ہمارے ہی ہے. تو گویا کہ 2 جمع 2 تقسیم ہو گئی. 2 کو سپورٹ کرو, مدد دو, اور 2 کو سپریس کرو, اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو. اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں, روایت پسند, انہیں ان کے اختلافات میں الجھائے رکھو. یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا سے, ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہے. اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے. شراب پی کر دھت ہو جانا, بالکل مدہوش ہو جانا حرام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے, اتنے پینے والے کے ہوش کھو دیں. مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل شراب حرام نہیں ہے اسلام میں. اور آپ کو معلوم ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی. پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہے, انہوں نے شوشہ چھوڑا, اسلام میں پردہ نہیں ہے, قرآن میں پردہ نہیں ہے. یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی, ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ احکام دیے گئے, ورنہ یہ کوئی مستقل احکام نہیں ہے. یہ ہے وہ صورتحال کہ جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا ہے.